और अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले हमारे जितने भी सेशन हो उन सब का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप उस सेशन को सबसे पहले जो है वो देख पाए। और ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पर जब भी बेल आइकन दबाएं आप ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको सारी क्लासों के जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, कैसी प्रजापत, कैसे हैं आप? और कुछ बच्चे जो पहले ब्लॉक किए हुए थे कमेंट के कारण, उनको सबको मैंने आज जो है वो अनब्लॉक कर दिया है। तो जितने भी इस सेशन को पढ़ना चाहते हैं वो सभी बच्चे जो है अनब्लॉक कर दिए गए हैं। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप कोई ऐसा कमेंट ना करें और ना ही करेंगे आप, जिससे कि किसी बच्चे को दोबारा जो है वो ब्लॉक किया जाए। ठीक है भाई, है ना? हम सब एक निश्चित लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो उसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे, ना कि इधर उधर किसी और अपन ध्यान देंगे। नवदीप यादव जी कैसे हैं? जया सैनी जी स्वागत आपका, नीरज शर्मा जी स्वागत आपका, संतोष जी स्वागत आपका। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने ये बार कोड दिए हुए हैं, इनको स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड इसीलिए हुआ हूँ, आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में जब चाहे इसको जो है वो स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हमारी सारी पीडीएफ फाइल जो है वो प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप सीधे ही जो है वो टेलीग्राम पे ये लिंक दिया हुआ है नीचे, इसको सर्च करें और सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लगभग सारी की सारी पीडीएफ इन पे आती है। ये अपना ऑफिशियल राजस्थान एग्जाम मंत्रा है और ये रीट 2022 के लिए है। ऐसा नहीं है आपका कॉल अटेंड नहीं करते, आपने शायद कल कॉल किया होगा, कल मैं था नहीं, बाहर था इसलिए नहीं कर पाया। अगर आज आप हमें कॉल करते तो हम आपका जरूर कॉल अटेंड करते। समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अनअकैडमी पर भी हमारी पूरे दिन क्लासेस चलती रहती है। तो अगर आपको कॉल करना भी हो तो 11 से लेकर और 12 बजे तक ही कॉल करें आप हमें, ठीक है विद्वान साथियों? इससे पहले हम जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, आजादी का आंदोलन और राजस्थान। इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपने इससे पहले किसी भी गाइड में नहीं पढ़े होंगे। आज से पहले आपने ऐसे क्वेश्चन किसी भी गाइड में नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। आजादी का आंदोलन और राजस्थान का उसमें योगदान की हम जो है इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। वैसे देखिए, आजादी के आंदोलन से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर प्रजामंडल आंदोलन से, किसान आंदोलन से। यहां से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए करते हैं चर्चा। देखिएगा क्या कहता है चैप्टर नंबर आपका 7। देश में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे जो है वो क्या नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था, शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का जो था वो क्या था, शासन था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के जो सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जैसे ही मुगलों का शासन समाप्त होता है और अंग्रेजों ने पूरे भारत के अंदर जो अपना आधिपत्य स्थापित किया, इसके बाद क्या होता है विद्वान साथियों, आपको सबको पता है कि अंग्रेजों ने सहायक संधियां करनी शुरू कर दी। और ये सहायक संधियां जो है, ये जो सहायक संधियां है वो कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हुई। जो शासक अपनी जिम्मेदारी समझते थे प्रजा के लिए, वो सारे लोग जो है अब गैर जिम्मेदार हो गए।
शासन जो था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो जनता के हाथ में आ गया और इस प्रकार अंग्रेजों के हाथ में आ गया और अंग्रेजों ने फिर राजाओं पर, जमींदारों पर अत्यधिक टैक्स का बोझ लाद दिया और वो टैक्स जो है इनडायरेक्टली यानी लगान के रूप में जनता से ही वसूला जाता था और किसान और बाकी जनता इससे काफी ज्यादा जो है आहत हुई। किसानों का बहुत भयंकर रूप से शोषण हुआ और आपको पता है कि सहन करने की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है और जब ये सीमाएं पार हो जाती है तो फिर क्या होता है, क्रांति होती है, आंदोलन होता है और यही हुआ राजस्थान में भी। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, राजेंद्र मीना जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? सोनिया मीना जी स्वागत आपका। एसएम वाजिया स्वागत आपका। अमन सिंह जी स्वागत आपका। सुभाष गुर्जर जी स्वागत आपका। शंकर जी, शंकर कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत। उर्मिला जी कैसे हैं? कल क्लास नहीं हो पाई कुछ अर्जेंट कार्य के कारण। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करते हैं तो मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों और किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। देखिए, जागीरदार कौन होते हैं? जागीरदार आप अच्छी तरह से जानते हैं और उनके नीचे होते थे राजा होता है। राजा के नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं? सामंत होते हैं, सामंत। और सामंतों के नीचे जागीरदार होते हैं और जागीरदार किसानों के साथ जो है डील करते हैं। यानी राजा जो लगान लगाता है, जो लगान लगाता है राजा किसी जनता पर, वो जागीरदार वसूल करते हैं किससे? किसानों से। तो अंग्रेजों के आने से पहले ये राजा और जागीरदार था, उनके मध्य काफी अच्छे संबंध थे और इस कारण जो है वो किसान और जागीरदार के भी जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते, परंतु अंग्रेजों और राजाओं के मध्य सहायक संधि के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के सहायक संधि से पहले जो था वो अनाज लिया जाता था, जो फसल पैदा होती थी उस फसल का ही एक पार्ट जो है वो लगान के रूप में वहन किया जाता था। लेकिन जैसे ही राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधि हो गई, अंग्रेज केस में क्या लेते थे? लगान लेते थे। तो राजाओं को भी जो है वो मोस्टली केस में ही लगान लेनी पड़ी और जिसके कारण क्या हुआ कि किसानों के ऊपर ज्यादा भार आने लगा। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने किसानों से वसूलनी शुरू की। अब यहां पर एक और राजा के ऊपर एक राजा आ जाता है, वो कौन आ जाते हैं? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि भैया हमें नगद चाहिए। राजाओं ने जागीरदारों से कहा कि नगद चाहिए और जागीरदारों ने किसानों से कहा कि नगद चाहिए। अब किसान किसको कहे? किसान था अंतिम और इससे किसानों का शोषण बढ़ा। राजा और जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए। अब ये अंग्रेजों ने राजा को कह दिया कि राजा जी थे क्यों दुख पाओ गर्मी में, थे थारा महल में रानी क्यों सुत्या रहो। क्योंकि राजा रानी होती, दासियां होती, कहते थे सुत्या रहो, टेंशन ना लो थे, मैं आनी। अब राजाओं को पड़ गई गंदी आदत, ये अपने बेडरूम से बाहर निकलने ही बंद कर दिए। क्या हो रहा है इनको कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज इनको हर महीने जो है वो पैसे देते रहते थे, ये बस आराम से पड़े रहते थे। इनको देख देख कर जागीरदार भी ऐसा करने लगे और इधर अंग्रेज जो है वो लगान क्या करने लगे? बढ़ाने लगे। जैसे लगान बढ़ती गई वो सारा का सारा बोझ किस पे आ गया? किसानों पर आ गया और किसानों का शोषण इससे जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, अंग्रेजों के साथ राजा और जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए। यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किया, जिसमें से प्रमुख आंदोलन आप आज इस सेशन में जो है वो पढ़ने वाले हैं। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखें, जो बच्चे कमेंट करके डिलीट करते हैं उन बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
और आज ही कम से कम 10-15 बच्चों को अनब्लॉक किया है। और सेशन शुरू होते ही ये सबसे पहले बात कही गई थी कि जो बच्चा कमेंट, क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक जो भी बात करता है लिखता है वो सोच समझ के लिखता है, तो सोच समझ के कमेंट करें। और अगर आप बार बार कमेंट डिलीट करेंगे तो आपको ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि आपको इस बात से अच्छा ना लगे, लेकिन यही रूल है अब से। तो आप सबसे ये निवेदन है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन क्या कहता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट है ये, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को ही जाता है। यानी भारत में सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन जो था वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। भारत में सबसे बड़ा संगठित किसान आंदोलन जो था वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। और यह जो किसान आंदोलन है वो भारत और विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन भी था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि 44 वर्षों तक चला ये, लेकिन पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। एक भी हिंसा की घटना इसके अंदर घटित नहीं होती है। 44 वर्ष तक कोई आंदोलन चलता है और हिंसा ना हो, ये अपने आप में सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है इस आंदोलन की। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। यह बात भी मोस्ट है। बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसानों ने भाग लिया था? तो धाकड़ जाति के जो किसान थे इन्होंने इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया था। इन्होंने इस आंदोलन में जो है वो मुख्य रूप से क्या लिया था? भाग लिया था। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो ये आंदोलन 3 चरणों में चला। पहला जो चरण था वो था इसका 1897 से लेकर 1914 तक। दूसरा जो इसका चरण था वो था 1914 से 23 तक। और तीसरा जो इसका चरण था वो था 1923 से लेकर और 1941 तक। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की जो थे वो लगाने लगा दी गई थी। तो क्वेश्चन ये तो बार बार पूछा गया है कि बिजोलिया के किसानों पर कितने प्रकार के टैक्स थे? तो 84 प्रकार के थे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 84 प्रकार के जो टैक्स थे वो किसके शासनकाल में थे? तो राव कृष्ण सिंह के शासनकाल में थे। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और किसानों ने इन लगानों के विरुद्ध, किसानों ने इन लगानों के विरुद्ध, इन टैक्स के विरुद्ध क्या किया? 2 लोगों की एक समिति बनाई जिसके अंदर नानाजी भील और ठाकरी पटेल, इन दोनों के नेतृत्व में नाम लिख लीजिए आप, नानाजी पटेल और नानाजी और ठाकरी पटेल, इनके दोनों के नेतृत्व में जो है वो मेवाड़ के महाराणा से ये मिलते हैं, ठीक है। और इनकी शिकायत करते हैं कि इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। इस बात से राव कृष्ण सिंह नाराज हो जाते हैं और इन्होंने क्या किया? नाराज होकर इनके ऊपर चौरी कर लगा दिया। चौरी कर क्या होता है ये भी आप जानते हैं। जब किसी सामंत या शासक की जब किसी के घर में शादी होती है तो चौरी बांधने के लिए एक टैक्स देना पड़ता है। जब शासक के यहाँ शादी होती है तो एक तरीके से उस शादी का सारा खर्चा जो है वो जनता पर डाल दिया जाता है टैक्स के रूप में, कि हर घर से जो है वो 10-10 रुपए, 5-5 रुपए या 100-100 रुपए, उस टाइम के अनुसार इतना टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। किसके लिए? चौरी कर के लिए, ठीक है। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर जो है वो माफ कर दिया गया और लगान में भी छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पृथ्वी सिंह जो है वो क्या बनते हैं? नए जागीरदार बनते हैं। पृथ्वी सिंह ने एक और नया टैक्स लगा दिया था। वो कौन सा था? तलवार बंधाई टैक्स या तलवार बंधी टैक्स। इस टैक्स में क्या होता था? जब भी कोई नया राजा बनता था या नया जागीरदार बनता था तो इस उपलक्ष्य में टैक्स देना पड़ता था, जिसे तलवार बंधाई टैक्स जो है वो कहा जाता था। चमड़ी नहीं होती है वो, चौरी, चौरी बांधी जाती है शादी में, चौरी। साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव जो थे इस
इनके विरुद्ध जो है वो किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह सिंह चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जो है वो इस कार्रवाई का विरोध किया, यानी तलवारबंदी कर का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। इसके बाद इस आंदोलन के दौरान जो है वो विजय सिंह पथिक आ जाते हैं सेकंड स्टेज में। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपर माल के अंदर जो पंच बोर्ड की स्थापना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पंच बोर्ड की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है, किसने की और कब की? तो विजय सिंह पथिक ने 1917 में की और उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी जो है साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जो है वो जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण के अंदर आते हैं कौन? जमनालाल बजाज, और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश पर तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त होता है। अंजना देवी चौधरी और रमा देवी और नारायणी देवी, इन तीनों नामों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से पहचान लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अंजना देवी चौधरी किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी? रमा देवी किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी? और नारायणी देवी जो है वो किस किसान आंदोलन से जो है वो जुड़ी हुई थी? तो ये तीनों ही जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख महिला जो है वो क्रांतिकारी रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेंगू किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। कौन सा किसान आंदोलन आता है इसके बाद? बेंगू किसान आंदोलन। देखिए, बेंगू किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं तो बिजोलिया आंदोलन की सफलता के से उत्साहित, जब एक काम सफल हो जाता है, किसान सारे ही थे, लेकिन जब बिजोलिया किसान आंदोलन सफल हुआ तो इसको देखकर बाकी जो किसान शोषण का शिकार थे उनमें भी थोड़ा जोश आ गया और उन्होंने भी ही अपने अपने रियासतों में, अपने अपने इलाकों में क्या शुरू कर दिया? किसान आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया। गौरव राम चौधरी जी कैसे हैं आप? ब्रजेश कुमार जी जय भीम। और मनीष जी कैसे हैं? देवाराम जी कैसे हैं आप? और मिला कुमारी जी स्वागत आपका। सिमी बिश्नोई कैसे हैं? साफ नहीं दिख रहा है तो साफ कर लीजिए, साफ दिखेगा बिल्कुल। देखिएगा, आगे चलते हैं। मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में ही किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर जो है इकट्ठे हुए और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में जो है वो आग्रह, यानी विजय सिंह पथिक को नेतृत्व के लिए आग्रह किया गया। पथिक जी के आदेश पर राम नारायण चौधरी जो है वो इस किसान आंदोलन का जो है क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। लंबे संघर्ष के बाद जो है किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य जो है समझौता होता है, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने जांच हेतु एक जो है वो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी और गांव को जलाने का आदेश दे दिया। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। और आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने पहले आरबीएसई पढ़ा है तो बात अलग है, अगर आपने केवल गाइड पढ़ी है, कोचिंग में जाके पढ़े हैं, तो अपने हृदय पर हाथ रख के बताइएगा
सत्य कमेंट करके बताइएगा कि इससे पहले आपने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है क्या? रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में मारे गए थे? रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में मारे गए थे? रूपा जी और कृपा जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। बेंगो किसान आंदोलन में जो है वो शहीद हो गए थे ये, ठीक है। और अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 4 मांगे इनकी जो है मांग ली गई। इसके बाद बूंदी किसान आंदोलन आता है विद्वान साथियों। सन 1926 में रामनारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर के नेतृत्व के अंदर जो है बूंदी किसान आंदोलन ने लाग बाग व बेगार के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर जो है गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। यह नानक भील भी याद रखिएगा, मोस्ट है। नानक भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? नानक भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? इसके बाद चर्चा करते हैं तो अनेक स्त्रियों व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 के अंदर जो किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आधे आंदोलन की जो है समाप्ति कर देती है। इसके बाद चर्चा करते हैं तो अलवर किसान आंदोलन आता है। अलवर के अंदर स्थान था नीमूचना, और इसी नाम से जो किसान आंदोलन का नाम पड़ता है नीमूचना किसान आंदोलन। कहां नीमूचना किसान आंदोलन कहां हुआ था या किस जिले से संबंध है? तो अलवर जिले से इसका जो है संबंध रहा है। अलवर राज्य में जंगली सूअरों को लेकर यह भी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलवर का या नीमूचना का आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि यहाँ के जो राजा थे इन्होंने ये आदेश दे दिया था कि कोई भी जो है वो जंगली सूअरों का शिकार नहीं करेगा, उनको मारेगा नहीं, उनको पकड़ेगा नहीं। और इससे यहां पर जो है वो सूअरों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई और सूअरों ने किसानों की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है कि किसान बड़े परेशान हुए और उन्होंने जो है वो आंदोलन करने का निर्णय लिया। देखिए, किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव की एक सभा का आयोजन किया और सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए और गांधी जी ने इस आंदोलन को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, किसने कहा? गांधी जी ने। यह भी क्वेश्चन मोस्ट बन जाता है यहां पर। इसके बाद सीकर किसान आंदोलन की बात करते हैं। देखिए, यहां हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ रहे हैं, केवल मोस्ट किसान आंदोलन ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी कई किसान आंदोलन बच जाएंगे, जिनको हम बाद में आगे आने वाले सेशनों में जब टॉपिक वाइज सेशन करेंगे तब हम जो है वो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और हमने कक्षा 6 से लेकर 12 तक की वन लाइनर क्वेश्चन की प्लस मनोविज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ को हाल ही में जो है हमारे टेलीग्राम पर फिर से अपलोड कर दिया है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उनका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं, तो उन फाइलों को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जाके किसी भी ई मित्र से या किसी भी स्थान पे जाके आप जो है उनका क्या निकलवा सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, भरत कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत सिरोही से आपका। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था और ठाकुर कल्याण सिंह से पूर्व ठाकुरों की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी गई थी। यानी जब ठाकुर की मृत्यु हो गई है ना, तो अपन 11 और 12 करते हैं, जिसे मृत्यु भोज कहते हैं। तो उस मृत्यु भोज पर जो खर्चा होगा उसका भी, यानी किसी जागीरदार की मृत्यु हो गई और जागीरदार का क्या किया गया,
मृत्यु भोज किया गया, और उस मृत्यु भोज का जो खर्चा है वो किसके ऊपर डाल दिया गया? भार किसानों पे डाल दिया गया। अब किसान बेचारे देखो किस किस का बोझ उठाए, किसी की शादी का उठाए, कि किसी के जागीरदार बनने का उठाए, कि किसी के मृत्यु भोज का उठाए, या फिर राजाओं की आयासी का बोझ उठाए। यानी सारा का सारा जो खर्चा था वो सब किसानों पे डाल दिया जाता था, और इसी से यहां के किसान बड़े आहत हुए। किसानों ने इसका तेज गति से विरोध किया, ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई, और यह आंदोलन एक भारत का ऐसा आंदोलन था, एकमात्र आंदोलन था ऐसा, जिस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई। जयपुर राज्य के मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, ये इस किसान आंदोलन के प्रमुख जो है वो नेता थे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि सरदार हरलाल सिंह, या फिर नेतराम सिंह, या फिर पृथ्वी सिंह गोठड़ा, ये किस किसान आंदोलन से जो है वो संबंधित है? किस किसान आंदोलन से ये सारे के सारे जो क्रांतिकारी है वो संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कि ये सारे के सारे जो किसान हैं वो इस आंदोलन से जो है वो संबंध रखते हैं। ठीक है, प्रभु जी कैसे हैं आप? प्रभु कड़वासरा जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? एंड मोनिका कुमारी जी आपको गुड नाइट। शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं विद्वान साथियों। शेखावाटी किसान आंदोलन ने भी मनमानी लगान वर्दी, शेखावाटी के किसानों ने भी मन मर्जी जो लगान थी, मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेवा समिति किसने गठन किया था? चिड़ावा सेवा समिति का गठन तो कालीचरण ने किया था। नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ और मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डुंडलोद के ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौते करने के कई प्रयास किए, किंतु यहां स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाया, तब तक आंदोलन चलता रहा। अन्य किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। ये तो मुख्य किसान आंदोलन हो ही गए, इनके अलावा भी बहुत सारे किसान आंदोलन जो है चलते रहे, तो इनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं 1 सेकंड में पानी पीता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। विद्वान साथियों, अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करा करिए, क्योंकि हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। हम आपसे किसी तरीके का पैसा तो नहीं लेते हैं, और हम जो भी सेशन करते हैं, हमारे सारे सेशन प्लस सारी पीडीएफ हम फ्री रखते हैं। आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग वाले दोस्तों के साथ, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज वाले दोस्तों के साथ।
तो जरूर जो है वो शेयर करा करें, ताकि थोड़े से और ज्यादा बेहतरीन हम सेशन हमारे परिवार के सदस्य बढ़ सके, और जितने ज्यादा परिवार में लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि असली मजा सबके साथ ही आता है कि नहीं आता है बताओ। तो चलिए करते हैं आगे। अन्य किसान आंदोलन की बात करते हैं तो 1945 में चंडवाला ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा किसान आंदोलन, ये बीकानेर के अंदर था, डाबड़ा डोंगरगढ़ के अंदर, बीकानेर के डोंगरगढ़ के अंदर। लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध जो लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए, उन बंदूक तलवार भाले चलवाए गए, जिससे कई लोग हताहत हो गए और मारे गए। अब बात करते हैं जनजातीय आंदोलनों की। तो विद्वान साथियों, जनजातीय आंदोलनों की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भील, मीना, गरासी आदि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चिन्ह अंकित रहता है। जयपुर और आसपास के क्षेत्र में मीना जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत करने का प्रयास किया। इस टाइम अंग्रेज क्या करते थे कि जनजाति के जो लोग थे वो भोले होते थे, जंगलों में रहते थे। तो जो अंग्रेज मिशनरी थे, यानी ईसाई मिशनरी जो थे वो क्या करते थे, ईसाई मिशनरी जो थे वो क्या करते थे कि वो इनको जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। सिमी बिश्नोई, आज आपको अनब्लॉक किया गया है। हमने सोचा कि चलिए आप सब लोग सुधर जाएंगे, लेकिन फिर से आपने कमेंट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं। उर्मिला जी, आपने भी कमेंट डिलीट शुरू कर दिए हैं। जो बच्चा कमेंट डिलीट करेगा, बार बार चेतावनी दी जा रही है, जो बच्चा कमेंट डिलीट करेगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर बाद में आप फोन करोगे कि सर हमें अनब्लॉक कर दीजिए। आप इससे अच्छा कमेंट ही ना करें, या फिर कमेंट करते हैं तो सोच समझ के करें, उन्हें डिलीट ना करें। आगे बढ़ते हैं। भील आंदोलन की बात करते हैं। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रयास करने में गोविंद गुरु जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, और बहुत बार राजस्थान के हर पेपर में यह पूछा गया है, संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने बेगार एवं अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई, और घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी जो है वो मारे गए। इसे भक्त आंदोलन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो क्वेश्चन दो नामों से पूछा जा सकता है, भक्त आंदोलन किसने चलाया और संप सभा की स्थापना किसने की? आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? दूसरे मसीहा थे मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया में तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया गया, इसीलिए एक ही आंदोलन की जो है प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन बारंबार पूछा गया है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होते हैं। महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया, जिसे मेवाड़ पुकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। ये दोनों ही लाइनें याद रख लीजिएगा। 21 सूत्री मांग पत्र को क्या कहते हैं, और मेवाड़ पुकार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? महाराणा ने तत्काल 18 मांगे तो मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को भी जाता है। इसके बाद बात करते हैं मीना जनजातीय आंदोलन। यहां से भी बहुत प्यारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं।
यहां से भी बहुत प्यारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखिए कौन किसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो मीना जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। यानी मीना दो भागों में बटे हुए थे, एक तो थे चौकीदार मीना और दूसरे जो थे वो कौन से थे, ये तो थे चौकीदार मीना और दूसरे जो थे वो थे जमींदार मीना। जमींदार मीना। अब ये जो चौकीदार मीना थे ये क्या करते थे, चौकीदारी करते और बदले में गांव से क्या लेते थे, चौथ वसूल करते थे। यानी ये इनका काम क्या था, चौकीदारी करना। यानी गांव में रात को ये जागते रहो, चैन से सोना है तो जागते रहो, ऐसे पहरा देते थे। सीधा सीधी बात करें तो पहरेदार थे ये चौकीदार मीना जो थे वो क्या करते थे, पहरेदारी का काम करते थे। ठीक है, और ये मीना चौकीदार मीना कहलाए आगे चलकर। अब राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जमींदार ठहरा दिया जाता, जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। अब चूंकि इनका काम क्या होता था, पहरेदारी का होना और पहरेदारी करना होता था, तो अगर किसी के घर में चोरी हो जाती थी तो फिर इनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था कि तुम्हारे कारण चोरी हुई है। जैसे मान लो कि किसी के घर में चोरी हो गई और हम पुलिस को जिम्मेदार ठहरा दे कि पुलिस सही नहीं थी, पुलिस ने जो है वो चोरी रोकी नहीं, इसलिए पुलिस जिम्मेदार है। तो ठीक इसी प्रकार जो चोरी की जिम्मेदारी थी वो किसकी हो गई, चौकीदार मीना की हो गई। और बाद में किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीनाओं से उस माल की कीमत वसूल जाती थी। मान लो किसी के घर में 1000 रुपए की चोरी हो गई और इस चोरी का पैसा बरामद नहीं किया गया वापस, तो ये पैसा फिर किससे लिया जाता था, मीना से लिया जाता था। जो चौकीदार मीना थे इनसे लिया जाता था, जो कि सरासर गलत था, सरासर गलती था भैया। आज अगर कह दे कि मेरे घर में चोरी हो गई है और अगर पुलिस उस चोरों को नहीं पकड़ पाई है तो पुलिस हमें उस चीज की भुगतान करे, है ना। ठीक ऐसा ही था यहाँ पर। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के जो मीना जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद कर दिया गया। सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था क्या, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत 12 वर्ष से ऊपर की जाति का कोई भी मीना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में रोज हाजिरी लगाएगा और अपनी लोकेशन और अपने कार्य के बारे में बताएगा। ठीक है, इन कारणों से मीनाओं में असंतोष फैल गया। मीना समाज में व्याप्त बुराइयां जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए गए और आजादी के बाद 1952 में जाकर जयराम पेशा जो है वो कानून को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इसके बाद बात करते हैं प्रजा मंडल की। तो प्रजा मंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल अर्थात संगठन। राजस्थान में प्रजा मंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया और राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने प्रजा मंडल का गठन जो है वो किया। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ प्रजा मंडल की। प्रजा मंडल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रजा मंडल का संस्थापक कौन था। तो पहला प्रजा मंडल आता है मारवाड़ प्रजा मंडल। जयनारायण व्यास ने जोधपुर के अंदर जो है 1934 के अंदर जो है वो मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रजा मंडल का अध्यक्ष कौन था। तो भंवरलाल सराफ को इसका जो है क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। भंवरलाल सराफ को याद रखना। प्रजा मंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की जो है वो स्थापना की गई। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट है जो जनरली आपको हर पेपर में पूछे जाते हैं।
जो जनरली आपको हर पेपर में ही पूछे जाते हैं। जितनी भी लाइनें हाईलाइट की गई है वो तो सारी की सारी आप बाद में जब आपको पीडीएफ मिलेगी सेशन के एंड में तो जरूर उनको नोट करें और उनको याद रखने का प्रयत्न आप जो हो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। 1931 में कपूरचंद पाटनी भी नाम है यहाँ पर, पाटनी, कपूरचंद पारगी लिखा हुआ है, पाटनी भी नाम इन्हीं का है। कपूरचंद पाटनी है वो। जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, ये याद रखना, ठीक है। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है और इससे पहले ये लाइन रह गई है कि राजस्थान का ये पहला प्रथम प्रजामंडल था, ठीक है। इसकी 2 बार स्थापना हुई थी, पहली बार 1931 में और दूसरी बार जो है 1936 में। जयपुर के चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री ने इसके अध्यक्ष बने और प्रजामंडल ने रियासतों में उत्तरदायी शासन की जो है वो स्थापना की, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल, हालांकि इन प्रजामंडलों में अभी थोड़ी जानकारियां बाकी है, ठीक है, तो इनके बारे में हम और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम कक्षा 7 पढ़ रहे हैं तो कक्षा 7 में जितने डाटा हैं वो सारे के सारे इस सेशन में मैं रख रहा हूं, यानी आपकी बुक में जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप यहां पर पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बने और माणिक्यलाल वर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला और स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल सक्रिय भूमिका जो है वो इसकी रही है। इसके बाद देखिएगा बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। 1936 में मघाराम वेद ने जो है वो मघाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर जिसकी स्थापना हुई है। प्रजामंडल की स्थापना की, कहां की इस प्रजामंडल की स्थापना, तो लिख लीजिएगा राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कोलकाता में की गई। कहां की गई थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में की गई थी। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन जो है आयोजित किया जाता है। कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि तनसुख लाल आदि के सहयोग से न्यूनाराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की जो है स्थापना की। कोटा में नयनाराम की अध्यक्षता में मई 1939 को प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उत्तरदायित्व शासन निभाया। बीकानेर प्रजामंडल से पहले जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे थे, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये मोस्ट बात है। इसके अलावा इनमें जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था। कोटा प्रजामंडल के बाद देखिए इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ भी पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेज
अंग्रेजी शासन के उत्तरदायित्व शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। अब अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनकी। इसी चैप्टर का ये पार्ट है। 1936 में मघाराम वेद लक्ष्मण दास ने की थी, बिल्कुल। तो कैसा समझ में आ रहा है आपको? ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन आपको देखने में लग रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन देखने को लग रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे और वहां पर अक्सर हम गलतियां कर देते हैं, और हमारा यही लक्ष्य है कि हम गलतियां ना करें। ओम प्रकाश सैनी, इससे पहले भी मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया मेरे भाई कि नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। बाकी मैं इस सेशन के शुरू में और इस सेशन के एंड में आपको टेलीग्राम लिंक का बार कोड दिखा दूंगा। उस बार कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। विद्वान साथियों, एक बार फिर से आपको यही कहूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम का लिंक बता दो। टेलीग्राम का लिंक सेशन के शुरुआत में ही बताता हूं आपको। ये लो टेलीग्राम का लिंक, ये रहा टेलीग्राम का लिंक। दोनों में से किसी भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो आप, दोनों में से किसी भी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। आपकी मर्जी है कि कौन से पे होना चाहते हो आप। इसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर स्कैन नहीं कर पा रहे हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप रीट नगर नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो हमारा रीट का, और गोविंद 00 के नाम से सर्च कर सकते हो आप हमारा राजस्थान एग्जाम मंत्रा जो रीट का हमारा मूल जो टेलीग्राम है उसको भी। तो इस प्रकार आप दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप इसको क्या कर सके, बाद में स्कैन कर सके अपने फोन से, या आपकी गैलरी से भी स्कैन कर सकते हैं आप। आशा करता हूं कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सुभाष सर, पर्दा मंडल की ट्रिक, शहर बीकानेर में। बाबू ने मारा है? ट्रिक से जिनको याद होता है बिल्कुल ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिनको सीधे याद करना है वो सीधे कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा याद कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा सबका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप क्वेश्चन याद करें और पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें। इस अब की बार तो आपको पता है रीट में 2 पेपर होंगे, और दूसरे पेपर में भी आपको जो है वो, रीट के पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन रीट के बाद जो सेकंड पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो याद होना जरूरी है। अब की बार सफलता बहुत, 2 पेपर हो गए हैं तो आपको ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन 2 पेपर होने का फायदा यह हो गया है कि नकल कम होगी, नकल जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो बस पढ़ते रहिए, और पढ़ने वाले हमेशा सफल हुए हैं और आगे भी होंगे, है ना? आगे होंगे कि नहीं होंगे? बाबा जी घर आना चाहिए जैसे भी आए, है ना? बस मेन मुद्दा यही है कि घर आना चाहिए चाहे जैसे भी आए। टेलीग्राम को आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद का जन्म जो है वो डूंगरपुर राज्य में हुआ, एक साधारण बंजारा परिवार में। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बंजारा परिवार में हुआ इनका जन्म, याद रख सकते हैं। यह दयाराम सरस्वती से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित किया। इन्होंने 1903 में जो है संप सभा की स्थापना की। संप सभा यानी संप जो शब्द है, आपने जी हाँ बूढ़िया कौन कह रहे, जी अपने घर में दादू जी वगैरह का बेटा संप रहे हो। संप का अर्थ होता है संयुक्त,
या बंधुत्व का भाव, प्रेम से रहना। तो इसी प्रकार संप सभा उन्होंने स्थापित की। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करने, अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव गांव में स्कूल खोले और बच्चे बूढ़ों को पढ़ाने और उनमें ज्ञान का प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की भी बात इन्होंने कही। और बात करते हैं तो दूसरे हमारे आते हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जो है वो जयपुर में हुआ। बहुत बार ये पूछ लिया गया है। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे ये, पाली भाषा के। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर से क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ भी पढ़ाते थे। तो जो ये वर्धमान विद्यालय था, इससे बहुत सारे क्रांतिकारी जो है वो तैयार होकर निकलते थे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व जो हो अर्जुन लाल सेठी को सौंपा गया। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूतों के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया लिखा। याद है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो है वो प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है सचेत किया। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था और यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये भी क्वेश्चन जो है वो क्या हो चुका है, पूछा जा चुका है कि विजय सिंह का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में क्रांति का कार्य करने वाले विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। इन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने जो है की। याद रखना ये क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं श्री दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही रुझान रहा। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी का जो था वो बहुत गहरा मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई और 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए इन्होंने निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर जो है कब्जा करने की जिम्मेदारी जो खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई और इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की जो है नींव रखी थी। ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सेठ दामोदर दास राठी ने। ठीक है, एनसीईआरटी के भी वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। सारी चीजें करवाने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो सकता है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। देखो सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी भी करवाएंगे, ये भी करवा रहे हैं। जैसे जैसे समय मिल रहा है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाना है हमें, तो सारी जितने भी चीजें हम करवाना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको करवाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ की बात करते हैं। चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी जो है वहां पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर सिंह कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की भी घोषणा करती थी। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद ये 27 वर्षों तक भूमिगत रहे और सन 1939 में इनकी जो है क्या हो गई थी? 1939 में इनकी मृत्यु हो गई।
कुंवर प्रताप सिंह आते हैं, ये केसरी सिंह बार्ट के पुत्र थे। रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर आ रहे थे, तब इनका एक परिचित आशा नाडा स्टेशन मास्टर था, उसने जो है वो इनको धोखे से जो है पकड़ा दिया और बरेली जेल इनको भेज दिया गया। कठोर यातनाएं दी गई। क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको जो है प्रलोभन भी दिया गया। इनके साथ जो है अमानवीय जो है घटनाएं भी घटी जेल के अंदर। और सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवेंट भी चकरा गए इनकी बहादुरी को देखकर, और सरकार ने अमानवीय यातनाएं इनको दी और बाद में इनके जो है वो बरेली जेल के अंदर ही अल्प आयु में जो है वो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं राव गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी इन्होंने किया। राव गोपाल सिंह खरवा विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण इन्हें क्रांति की योजना को क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। यानी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति यानी शस्त्रों के साथ क्रांति, तो सशस्त्र क्रांति का काम सौंपा गया था विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया और योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को टॉडगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात दोनों वहां से लापता हो गए और गोपाल सिंह इस्लामाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में इनको भेज दिया गया। 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में लग गए। ये चैप्टर आपका 7 नंबर पूरा हो जाता है यहाँ पर। कल हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। आज मनोविज्ञान की क्लास भी नहीं हुई दोपहर वाली, अब कल होगी मनोविज्ञान की क्लास 1 बजे, ठीक है। मनोविज्ञान की क्लास जो होगी वो 1 बजे होगी। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगले 10 मिनट में ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। शुभ रात्रि।